हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू और कहना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करिए। शाम का वक्त था। ऑडिटोरियम में काफ़ी सारे मीडिया और जर्नलिस्ट वहां पर आए हुए थे। एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन जिन्हें नॉमिनेट किया गया था इंडिया के अलग अलग जगह से वहां पर आए हुए थे। सभी लोग सारे बिजनेसमैन के फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। जब वहाँ पर 3 गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से रोल्स रॉयल से मृत्युंजय बाहर आता है तो सारी लाइमलाइट मृत्युंजय को मिल जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे थे। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड सारे फोटोग्राफर्स को उनसे दूर रखने का काम कर रहे थे। जब मृत्युंजय अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सब लोग बेसब्री से मृत्युंजय के पार्टनर का वेट करने लगते हैं। महक थोड़ी सी नर्वस हुए मृत्युंजय के हाथ में हाथ देती है और बाहर आती है। उसे नेवी ब्लू कलर का सिंपल साड़ी अपने लिए प्रिपेयर किया था और हल्का लाइट मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ मांग में सिंदूर भर रखा था और गले पर उसकी मॉडर्न फैंसी मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ थी। महक को देखते ही सभी लोगों की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। महक मृत्युंजय का हाथ को कसकर पकड़ लेती है तो मृत्युंजय उसे लेकर सीधा अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मृत्युंजय महक के साथ आगे बढ़ता है कि एक जर्नलिस्ट मृत्युंजय से कहती है, मिस्टर शारद, कुछ दिन पहले आपका भाई एक कार एक्सीडेंट में हुआ और आप यहाँ अवार्ड लेने आए हैं। ये काफ़ी अजीब नहीं लगता? मृत्युंजय के कदम रुक गए। महक उसकी तरफ देखने लगी तो मृत्युंजय उसे जर्नलिस्ट की तरफ अपनी नीली आंखों से घूरते हुए, मेरे भाई का मौत का और इस अवार्ड का क्या लेना देना मोहतरमा? वो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के बाद बोले, हमारे सूत्रों से साफ पता चला कि आई डोंट केयर योर फकिंग स्यूट्रस। जितने पैसे मिले हो ना उतना ही काम करो। मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। मृत्युंजय ने बड़े ही रूढ़ अंदाज में कहा। जर्नलिस्ट को जवाब दिया। वो जर्नलिस्ट मृत्युंजय की बात पर गुस्से से बोले, मिस्टर सारंग, अपनी पोजीशन का घमंड हो गया है। आपको पता भी है आप किसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं? मृत्युंजय उसे जर्नलिस्ट से कुछ कहता उससे पहले ऋतिक वहाँ आते हुए बोला, मिस महिमा, आप किसी और पर महिमा बरसाइए। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। बाकी शालीमार होटल रूम में बरसात के बारे में आप तो क्या यहाँ पर सारे जर्नलिस्ट जानते हैं? ऋतिक के बाद पर महिमा से उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, अब आप जैसे इलीगल धंधे वाले बिजनेसमैन होने लगे क्या? ऋतिक बिना किसी भाव के महिमा को देखते हुए, हमें तो यहाँ पर नॉमिनेंस के कारण आना पड़ा। आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं हम लोगों को ट्रोल करने का। महिमा ऋतिक के बाद पर उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते उससे पहले ही ऋतिक उसे इग्नोर करके मृत्युंजय की तरफ देखकर अंदर चलने का इशारा करता है तो मृत्युंजय महिमा को आंखें दिखाते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। महक मृत्युंजय के साथ साथ चलते हुए बोले, ये क्या था? मृत्युंजय महक के बात पर बोला, सोशल गैदरिंग में ऐसे तमाशे होते रहते, इसलिए या तो उनके सवाल को इग्नोर करो या फिर कुछ ऐसा जवाब दो कि उनकी जुबान बंद करो। और एक बात हमेशा याद रखना, आप उनको जवाब दोगे तो वो कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। महक मृत्युंजय के बात पर ऋतिक की तरफ देखते हुए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भैया? ऋतिक मृत्युंजय की तरफ देख कर बोला, मैं रशिया निकल रहा हूँ। मृत्युंजय ऋतिक के बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, और मुझे अपडेट देते रहना। ऋतिक मृत्युंजय के बात पर महक की तरफ देखते हुए बोला, अपने पति को संभाल कर रखो, बीपी का गोली खिलाओ उन्हें। ऋतिक के बात पर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, क्या आपको कोई बीमारी हो गई है? मृत्युंजय ऋतिक को घूरते हुए, मेरी बीबी ऑलरेडी रोंदू है, उसे इस तरीके से कुछ भी कहकर डराना बंद करो। ऋतिक मृत्युंजय के बात पर छोटी सी मुस्कान के साथ महक की तरफ देख कर बोला, मजाक कर रहा था। महक ऋतिक के बात पर मुंह बना लेती है तो ऋतिक एक नज़र मृत्युंजय को देखकर वहां से चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद मृत्युंजय महक को लेकर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे फंक्शन आगे बढ़ने लगता है। महक सब लोगों को बड़े ध्यान से देख रही थी और मृत्युंजय बड़े ध्यान से महक को देख रहा था। जब मृत्युंजय के नज़रों की तपिश खुद पर महसूस, महक सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, क्या देख रहे हैं आप मुझे? मृत्युंजय महक के उंगलियों में अपनी उंगली उलझाते हुए बोला, इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद क्या हम डिनर पर चले? महक अपना सिर नहीं में हिलाते, अगर मैं बाहर कुछ अजीबो गरीब खा लूँगी तो अभी को तबीयत खराब हो जाएगी। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को छेड़ते हुए बोला, इतना ख्याल तो तुम कभी अपने पति का नहीं रखते, जबकि वो भी तुम्हारा दूध पीता है। मृत्युंजय की बात पर महक के गाल लाल हो जाते हैं और वो उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, क्योंकि मेरा पति बड़ा हो गया है और वो दूध आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। मृत्युंजय महक के गालों पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे गाल मुझे हमेशा एक्साइटेड करते हैं। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है, यहाँ पर सारे कैमरों की नज़र हम पर है और आप मुझे किस कर रहे हैं? जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है?
महक मृत्युंजय से कुछ कहते उससे पहले उसका नाम अनाउंस होता है, लेकिन मृत्युंजय अभी भी महक को देख रहा था। महक मृत्युंजय के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। मृत्युंजय महक का हाथ को पकड़ कर बोला, तुम मेरे साथ चलोगे। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय उठकर अपने बिजनेस सूट का बटन लगाते हुए महक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो महक उसके हाथ पर हाथ रख देती है। मृत्युंजय महक को लेकर अपने साथ स्टेज पर आ जाता है। मृत्युंजय को वहाँ पर बैठे एक सीनियर बिजनेसमैन अपने हाथों से अवार्ड देते हैं तो मृत्युंजय उसे लेकर महक के हाथ में दे देता है। महक उस अवार्ड को कसकर पकड़ लेती है। मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए माइक देते हैं, जिस पर मृत्युंजय माइक लेकर सबकी तरफ देखते हुए अपनी बुलंद आवाज़ में बोला, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इसका श्रेय हमेशा से मेरी फैमिली और दोस्तों को जाता है, जिन्होंने हर राह पर मेरी मदद की। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहकर मृत्युंजय माइक वापस उसे होस्ट को दे देता है और महक के हाथ को पकड़ स्टेज से नीचे आने लगता है, जिस पर होस्ट महक से कहता है, मिसेस सारंग, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पति के बारे में। महक नर्वसनेस में मृत्युंजय की तरफ देखने लगे तो मृत्युंजय महक से बोला, अच्छा टाइम है मेरी शिकायत करने की, देख लो। महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं कहना। जिसे सुनकर मृत्युंजय होस्ट से बोला, इंटरेस्टेड नहीं है। इतना कहकर मृत्युंजय महक को लेकर अपने साथ नीचे आ जाता है। इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था और वीर और खुशहाली ने कोर्ट मैरिज कर लिया था और वीर ने मालती गोयंका को पुलिस के हवाले करवा दिया था और उन लोगों ने ऑर्फनेज से एक 6 महीने के बच्चे को गोद लिया था, जिसे कोई रख कर चला गया था। अदिति का पूरा ध्यान अपने प्रैक्टिस पर था। उसने नेशनल कंपटीशन जीतकर अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा दिया था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इसी तरह 5 महीना निकल जाता है। इन 5 महीना में बहुत कुछ बदल चुका था। अदिति वो अदिति नहीं थी जिसकी मासूमियत उसके चेहरे पर दिखती थी। आज वो लुई विटॉन ब्रांड के मॉडल थे। जहाँ तक पहुँचने में उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड ने उसकी मदद की। सुबह का वक्त था। आज सारंग विला में एक छोटा सा फंक्शन था। क्योंकि बच्चे के मुंह जुठाई हो रही थे, इतने वक्त में सुधांशु मुंबई नहीं आया था। क्योंकि उसने डायरेक्ट अपना काम ज्वाइन किया था, इसलिए उसे घर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज वो वापस आने वाला था। मीरा का 9वां महीना शुरू हो गया था और जिसके 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन था। अब अदिति अपनी स्टडी प्राइवेट कर रही थी। सबकी लाइफ लगभग नॉर्मल हो चुकी थी। अभी तक कुणाल का आता पता नहीं था और ना ही विप्लव ने भाव्या के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। शिवांश और दीपांजलि सेम स्कूल के यूनिफॉर्म पहने दौड़ते हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे वैदिक उनकी तरह यूनिफॉर्म पहने अपने हाथ में गिटार का बैग पकड़े अंदर आता है। शिवांश लिविंग रूम में बैठे अव्यक्त के पास जाकर उसे चॉकलेट दिखाते हुए बोला, आज इसे अभी चॉकलेट खाएगा। शिवांश के हाथ में चमक रहे चॉकलेट को देखा अव्यक्त हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो शिवांश हाथ पीछे करते हुए कहता है, पहले तुम्हारी मुंह जुठाई होने दो, उसके बाद खाना। महक किचन से बाहर आते हुए शिवांश, दीपांजलि और वैदिक की तरफ देखकर बोली, आप लोग जाकर कपड़े चेंज कर लो। फिर दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोले, दीपा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कपड़े भिजवा दिए हैं मेरे कमरे में। दीपांजलि महक की बात पर अपना सिर हिला देती है और जल्दी से उनके कमरे की तरफ चली जाती। महक अव्यक्त के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर शिवांश और वैदिक की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग भी जाओ, मैं अव्यक्त को रेडी कर देती हूँ। महक की बात पर दोनों अपना सिर हिला देते हैं और कमरे की तरफ चले जाते। अदिति, विप्लव, विकल्प, फलक, रिया अंदर आते हैं। अदिति जल्दी से रचना के पास जा उल्टा खड़ी होकर बोली, मॉम, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। रचना समृति को अपनी गोद में पकड़े अदिति के बाल की तरफ देखते थे। समृति जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके बाल को जोर से खींच देती। अदिति अपने बालों पर हाथ रखते हुए सिर घुमाकर समृति को घूर कर, बदमाश लड़की, मेरे बाल क्यों खींच रही है। वैशाली दूध का बोतल पकड़े किचन से बाहर आते हुए अदिति से बोली, काहे कि हमारी बेटी को तुम्हारे से ये रंगीन बाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसे सुनकर अदिति छोटा सा मुंह बनाकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये तो अच्छे लग रहे हैं। मैंने डार्क ब्लू करवाए हैं और सजेस्ट किया था वापी ने। रिया अदिति की बात सुनकर बोली, इसलिए मैंने पहले ही कहा था बैगनी कलर करवाओ, लेकिन तुम्हें तो अपने वापी के सुननी थी, इसलिए देखो समृति को भी पसंद नहीं है। अदिति रिया की बात पर समृति की तरफ देखते हुए बोली, रिया दीदी कह रही है क्या सच है, तुम्हें मेरे बाल अच्छे नहीं लगे। समृति अपने हाथ को आगे बढ़ाकर टटोलने लगती है तो अदिति अपने हाथ को समृति को दे देती है। समृति दूध के बोतल को वैशाली के हाथ से लेकर अदिति के हाथ में दे देती है। तभी उन सबको चौपर लैंड होने की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि मृत्युंजय 1 हफ्ते से बाहर था।
चौपर लैंड होने की आवाज़ पर अदिति खुश होते हुए रचना से बोली, मॉम भाई आ गए। रचना अदिति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, घर में फंक्शन है, उसके बेटे की मुझ उठाई है, आएगा कैसे नहीं, तुम जाकर कपड़े चेंज करो। अदिति अपने हाथ में पकड़ा बैग विप्लव के हाथ में देते हुए बोली, वापी इसे मेरे कमरे में रख दो, मैं भाई से मिलकर आती हूँ। विप्लव अदिति के बाल को पकड़ते हुए बोला, क्यों क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा भाई से मिलने, तुम जाओ अपने बैग को रख कर आओ। अदिति विप्लव को मुक्का मारते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती, छोटी बच्ची पर हाथ उठाते हैं। विप्लव अपने पीठ को चलाते हुए, रोज पंचिंग बैग को मार मार कर तुम्हारे हाथ में मर्दाना हो गए हैं, कितना दुख रहा है। अदिति विप्लव के बात को इग्नोर कर बैग विकल्प के हाथ में दे मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, भाई प्लीज़ आप रख दो। विकल्प अदिति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है मैं रख देता हूँ। तभी वहाँ पर राजीव और रिधिमा भी आ जाते हैं। उनका बेटा रिद्धम भी अब 7 महीने का हो चुका था। उसका बेटा बिल्कुल शांत और प्यारा सा था। अदिति राजीव को गोद से रिद्धम को लेकर बोली, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर अदिति घर से निकलते हुए हेलीपोर्ट की तरह अपने कदम बढ़ा देती है। उसके साथ विप्लव, फलक और रिया भी आ जाते हैं। अदिति के जाने के बाद राजीव वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी संगति में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है। वैशाली राजीव की बात पर बोली, तुम हमरे ऊपर काहे चढ़ रहे हो भाई, हमने नहीं कहा था उसको ऐसा रहने के लिए। अब वो बॉक्सिंग करती है तो आपको खुद डर लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। जिसे सुनकर राजीव अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुमने देखा उसे, आंधी की तरह आज तूफान की तरह मेरी औलाद को लेकर चली गई, तो आपको भी चले जाना चाहिए था उसके साथ साथ। रिद्धिमा ने राजीव से कहा। जिसे सुनकर राजीव रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। रिद्धिमा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप बकवास कर रहे हो, इसलिए मुझे आपका साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद समृद्धि के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, हेलो समृद्धि बेटा, आप कितनी प्यारी दिखती हो, मुझे न बिल्कुल आपकी तरह प्यारी सी बेटी चाहिए। अमृत नीचे आते हुए बोले, बहू बना लो, मेरी बेटी को परमानेंट तुम्हारे पास चली जाएगी। राजीव अमृत की बात पर बोला, तू मजाक कर रहा है। अमृत राजीव की बात सुनकर बोला, तुझे क्या लगता है तू मजाक ही कर रहा है, राजीव ने कहा। जिस पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो मैं मजाक कर रहा हूँ तो दांत दिखाना बंद कर और चल तैयारी करते हैं। राजीव अपना सिर हिला देता है और वो लोग मंदिर की तरफ चले जाते हैं। सब उन्हें कन्फ्यूजन में देखने लगते हैं। वैशाली थोड़ी तेज़ आवाज़ में अमृत से बोली, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पंडित जी को तो आने दो। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, सरप्राइज है, पंडित जी का कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। उधर अदिति चौपर की तरफ आती है तो देखती है मृत्युंजय चौपर से बाहर आ रहा था और राघव भी उसके साथ ही था। अदिति अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई आप ये कहते हुए अदिति की आवाज़ उसके गले तक ही रह जाती है जब उसकी नज़र मृत्युंजय के पीछे उतर रहे शख्स पर जाती है। अदिति भूत बने मृत्युंजय के बगल में खड़े शोभित को देख रही थी। जब शोभित की नज़र अदिति पर की तरफ गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मृत्युंजय अदिति की तरफ देखकर शोभित की तरफ देखने लगता है तो शोभित अपने कदम सीधा अदिति की तरफ बढ़ा देता है। अदिति शोभित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और ज़्यादा नर्वस हो जाती है और रिद्धम को अच्छे से पकड़ लेती है तो रिद्धम अदिति की तरफ देखने लगता है। शोभित अदिति के पास से होकर गुजर उसके पीछे आ रहे विप्लव को कसकर गले लगा लेता है। विप्लव जो खुद शोभित को देखकर सदमे में था, शोभित के गले लगाते उसे लिपट कर रोने लगता है। शोभित मुस्कुराते उसके पीठ को सहला देता है और रिया की तरफ देख उसे आने का इशारा करता है तो रिया भी आकर शोभित को कसकर गले लगा लेती है। अदिति अभी भी मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। मृत्युंजय अपने लॉन्ग ओवरकोट को ठीक करते हुए अदिति के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अदिति सिर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, वो जिंदा है? मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर अदिति के सिर को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारे शोभित जी जिंदा है। जिसे सुनते ही अदिति मृत्युंजय को कसकर गले लगाकर रोने लगती है। मृत्युंजय रिद्धम को संभालते हुए अदिति के बालों पर थपथपा कर कहता है, रोना बंद करो, तुम तो स्ट्रांग हो गई ना। अदिति रोते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर उन्हें देखकर फिर से बचपना आ गया। मृत्युंजय अदिति की आंखों में आंसू को साफ करते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अदिति मृत्युंजय से अलग होकर रिद्धम की तरफ इशारा कर, आप इसे संभालो, मैं उनसे मिलती हूँ। इतना कहकर अदिति शोभित की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ लेता है। मृत्युंजय के हाथ को पकड़ने पर अदिति कन्फ्यूजन में मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई,
मुझे उनसे मिलना है। मृत्युंजय अदिति के हाथ पर अपनी पकड़ हल्का सा मजबूत करके बोला। तो तुम उसे याद नहीं हो अदिति? मृत्युंजय की कही बात को सुन अदिति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बसी बसाई गृहस्थी एक बार फिर उजड़ गई। उनकी आंखों से आंसू की लकीर खींच जाती है। अदिति सिर घुमा कर देखती है जहां शोभित सिर्फ विप्लव और रिया से ही बात कर रहा था और फलक से भी बात नहीं कर रहा था, जिसे देखते हुए अदिति फिर से सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे भूल कैसे सकते हैं? मृत्युंजय अदिति की बात पर उसके कलाई के एक्यूपंक्चर पॉइंट को धीरे धीरे दबाते हुए बोला, पैनिक होना बंद करो, मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। अदिति मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं उन्हें कभी याद नहीं आऊँगी? मृत्युंजय अदिति के सवाल पर बोला, वो पिछले 5 महीनों से कोमा में था। उसका चेहरा जल चुका था जिसे सर्जरी करके फिर से नॉर्मल किया गया है। उसके दिमाग में ब्लड क्लोट जमा हो गई थी जिसे निकालने के कारण उसके मेमोरी के कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं। जिसे सुनकर अदिति नम आंखों से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मैं ही क्यों भाई? मृत्युंजय अदिति को समझाते हुए बोला, अदिति हमने उसे याद दिलवाने की कोशिश की लेकिन ज़बरदस्ती करने पर उसके दिमाग के नसों में असर पड़ रहा है, इसलिए हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर मैं उन्हें कभी याद नहीं आई तो? अदिति ने घबराते हुए पूछा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।